जरा सोचो, अगर इस पूरी दुनिया से 15 सालों के लिए बिजली चली जाए तो हम इंसान क्या करेंगे? क्या इंसान बिजली के बिना इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे या फिर मारे जाएंगे? तो आज की ये मूवी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो कहानी की शुरुआत शिकागो शहर से होती है, जहाँ सभी के घर में बिजली थी। यहाँ पर हम एक चार्ली नाम की बच्ची को देखते हैं जो कि कार्टून देख रही होती है और उसका भाई डेनी आईपैड पे गेम खेल रहा होता है और इनकी मॉम रेचल फोन में किसी से बातें कर रही होती है। तभी अचानक इसका हस्बैंड, जिसका नाम था बेन, वो घर को पहुंचता है और वो काफी घबराया हुआ था। बेन बतलाता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिसके बाद रेचल पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी अचानक से जो घर की लाइट्स होती है वो फ्लक्चुएट करने लगती है और बेन के लैपटॉप पे भी कुछ फाइल्स डाउनलोड होने लगती है, जो कि अगले ही पर 100% डाउनलोड हो जाती है। जिसके बाद बेन लैपटॉप से एक यूएसबी ड्राइव निकालता है और उसे एक लॉकेट में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ हाईवे पे माइल्स और उसका दोस्त कार पे होते हैं। अचानक उनकी कार बंद पड़ जाती है। जब ये लोग कार से बाहर निकल के देखते हैं तो इनके पीछे कारों की लाइनें लगी थी, जो देखते देखते सभी कारों की इंजन एक एक करके बंद हो गई। आसमान से प्लेन इधर उधर क्रैश होने लगे थे और जमीन पे जो ट्रांसफॉर्मर्स थे वो भी फटने लगे थे। पूरे शहर में अंधेरा छा गया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पूरे पृथ्वी में से बिजली धीरे धीरे करके गायब हो रही है। लेकिन ये चीज आज की जनरेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आज की डेट में बिजली का ना होना यानी कि पूरी दुनिया में कयामत सा आ जाना था। अब सीन शिफ्ट होता है प्रोजेक्ट में, जहाँ हमें पता चलता है कि ये जो ब्लैकआउट डे था उसे आज 15 साल से भी ज्यादा हो चुका है, जहाँ उस दिन से लेकर आज तक बिजली वापस नहीं आई थी। इसकी वजह से बिजली से चलने वाले डिवाइस, कार इंजन, यहाँ तक कि जेट टरबाइन भी बेकार हो चुके थे। बड़े बड़े फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, सरकारें गिर चुकी थी। जिसके बाद जो ज्यादातर इंसान थे वो गाँव की तरफ मूव कर गए। अब इंसान अपना सारा काम अपने हाथों से ही करते हैं। अब हमें बेन को दिखाया जाता है जो कि करीबन 100 लोगों के साथ एक पीसफुल कॉलोनी बना के वहीं पर रहता है और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो बेन की वाइफ थी वो मर चुकी है और अब वो एक नई लेडी को डेट कर रहा है। इसका नाम मैगी होता है। उसके बेटे डेनी और चार्ली भी अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन डेनी को अकेले रहना पसंद है क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी है। हर दिन की तरह चार्ली आज भी जंगल के चक्कर लगाने को गई थी। तभी बेन के कॉलोनी पे मिलिट्री फोर्स आ जाती है जो कि उस कॉलोनी से टैक्सेस मांग रही होती है। क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा था इसलिए बेन उनसे आर्गुमेंट करता है। अब बेन समझ चुका था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए बेन जल्दी से अपने बेस्ट फ्रेंड आरोन के पास जाता है और उसे वो लॉकेट दे देता है। ये वही लॉकेट है जिसमें बेन ने एक ड्राइव छिपाई हुई है। इस पूरे फोर्स का लीडर, जिसका नाम टॉम होता है, वो बेन को अपने साथ चलने को कहता है। इतने में बेन का बेटा उनके ऊपर एरो पॉइंट करता है और बोलता है तुम मेरे डैड को जाने दो। हालांकि उसके डैड उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो गलती से आर्मी के एक बंदे को मार डालता है। इसके बाद कॉलोनी के लोग आर्मी के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब क्योंकि उनके पास हथियारें थी इसलिए कॉलोनी के ढेर सारे लोग मारे जाते हैं, जिनमें से बेन भी होता है। मिलिट्री के लोग डेनी को बंदी बना के अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद चार्ली भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि अपने डैड को खून में लथपथ पाती है। चार्ली के डैड बताते हैं कि मिलिट्री के लोग डेनी को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए हैं और अब हमारी आखिरी उम्मीद माइल्स है। ये कहते ही बेन अपनी आखिरी सांस भी तोड़ देता है। चार्ली को इस बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन चार्ली अपने डैड के कहे मुताबिक अंकल माइल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ उसके साथ मैगी और आरन भी होते हैं। पूरे दिन चलने के बाद अब अंधेरा हो चुका है, जहाँ ये लोग एक क्रैश प्लेन में रात गुजारने का फैसला करते हैं। लेकिन रात को इनके पास कुछ चोर आ जाते हैं जो इन्हें पकड़ लेते हैं। मैगी अपनी तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इनमें से कुछ चोरों को शराब पिला देती है, जिसके बाद इनको खून की उल्टी होती है। लेकिन चोर ये सब देख के चार्ली को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी आता है और चार्ली की जान बचा देता है। इसका नाम नेट होता है। अब अगली सुबह नेट भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है। मैगी चार्ली से कह रही होती है कि हमें ऐसे ही किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नेट मैगी के भरोसा जीतने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें फोर्स ऑफ मिलिट्री दिखाई जाती है जो कि आराम कर रही होती है। इसी का फायदा उठाते हुए डेनी वहाँ से भाग निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद डेनी को दोबारा अस्थमा के दौरे पड़ते हैं और वो एक घर के सामने बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक घर में पाता है, जहाँ एक लेडी उसके ऊपर एक गन पॉइंट किए हुई थी। वह लेडी डेनी से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जिसके जवाब में डेनी बोलता है मैं फोर्स ऑफ मिलिट्री से बच के भाग रहा था। कुछ दूर भागने के बाद मुझे दौरे पड़े और मैं बेहोश हो गया और अब मैं यहाँ पर हूँ। यह सुन के वो लेडी, जिसका नाम ग्रीस होता है, वो गन को नीचे कर देती है और उसे एक अस्थमा पंप दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चार्ली और उसके ग्रुप लंबे सफर के बाद फाइनली शिकागो पहुंच जाते हैं। बेन के बताए मुताबिक ये लोग एक होटल पहुंचते हैं और वहाँ के बारटेंडर से माइल्स के बारे में पूछते हैं, जहाँ वो बारटेंडर बोलता है मैं किसी माइल्स नाम के आदमी को नहीं जानता। अब चार्ली उस बारटेंडर को अपने डैड के बारे में बताती है, जहाँ वो फोर्स ऑफ मिलिट्री द्वारा मारे गए। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये बारटेंडर कोई और नहीं बल्कि माइल्स ही है, जहाँ माइल्स उन सबको अपनी और उसकी पहचान छुपाए रखने को कहता है। माइल्स चार्ली को सिर्फ अंदर ले जाता है और उससे प्राइवेटली कुछ बात करता है, जहाँ चार्ली बताती है कि कैसे वे लोग उसके डैड को बड़े बेरहमी से मार डाला और उसके भाई को भी किडनैप करके ले गए। यहाँ पर माइल्स बताता है कि तुम्हारे डैड पहले ही से कुछ न कुछ उस ब्लैकआउट डे के बारे में जानते थे, इसलिए जनरल मोनो तुम्हारे डैड के ऊपर नजर रखे हुए था। अब चार्ली भी अंकल माइल्स को अपनी मदद करने को कहती है ताकि वो अपने भाई को वहाँ से छुड़ा सके। हालांकि शुरुआत में माइल्स मना कर देता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क था। अब चार्ली नाराज हो जाती है और अपनी टीम के पास आती है, जहाँ वे लोग अकेले ही अपने भाई को ढूंढने का फैसला करते हैं। लेकिन माइल्स नेट को पकड़ लेता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि नेट कोई और नहीं बल्कि फोर्स ऑफ मिलिट्री का एजेंट है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर फोर्स ऑफ मिलिट्री आ जाती है और उन सबको चारों तरफ से घेर लेती है। यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ माइल्स अकेले ही ना जाने कितने सैनिकों को मार डालता है। इससे हमें ये पता चलता है कि माइल्स लड़ने में माहिर है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टॉम और उसके आर्मी ग्रीस के घर तक पहुंच चुके हैं, जहाँ उन्हें ये पता चल चुका है कि डेनी इसी घर में छुपा हुआ है। हालांकि ग्रीस डेनी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग ग्रीस को धमकी देते हुए डेनी को वहाँ से उठा के ले जाते
जाते हैं। अब ग्रेस अपने सीक्रेट बेस में जाती है और वहाँ से एक लॉकेट निकालती है जो कि देखने में हूबहू बेन की लॉकेट की तरह था। ग्रेस जब उस लॉकेट को प्रेस करती है तो वो लॉकेट ग्लो करने लगता है, जिसके बाद उस कमरे में बिजली आ जाती है। उस लॉकेट को सामने रखी कंप्यूटर पर लगाती है और किसी से चैट करने लगती है, जहाँ सामने वाला बंदा काफी खुश था क्योंकि मिलिटिया को उनके राज के बारे में नहीं पता चला। इधर माइल्स और उसके दोस्त माइल्स के एक दोस्त को ढूंढ रहे थे जो कि मिलिटिया के कैद में होती है और इसका नाम नोरा होता है। माइल्स बोलता है अगर हमें डेनी को बचाना है तो नोरा की हेल्प लेनी ही होगी क्योंकि इतने बड़े आर्मी से हम अकेले फाइट नहीं कर सकते और नोरा बम बनाने में माहिर है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि माइल्स अकेले ही नोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे चार्ली भी बिना किसी को बताए निकल पड़ती है। जब मैगी और आरन को ये पता चलता है कि चार्ली बिना किसी को बताए माइल्स के पीछे पीछे चली गई है तो वे लोग उसके लिए बहुत चिंता करते हैं। अब आरन मैगी को वो लॉकेट दिखाता है और बोलता है कि बेन ने मुझे ग्रैंड पार्क में एक लेडी से मिलने को बोला था और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि ग्रीसी होती है, जहाँ ये लोग अब दो टीम में बढ़ चुके थे। अब हमें जनरल टॉम को दिखाया जाता है जो अपने रास्ते जा ही रहे थे, तभी उन्हें कहीं से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। अब जनरल अब उसकी पूरी पलटन उसी आवाज की ओर जाने लगती है। इस घर से एक आदमी निकलता है जहाँ जनरल टॉम बोलता है कि मोनरो रिपब्लिक में किसी भी आम आदमी को गन रखना अलाउड नहीं है, तो तुम्हारे घर में जितने भी हथियार है वो हमारे हवाले कर दो। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अपना सारा हथियार इन्हें दे भी दे फिर भी वो जिंदा नहीं बचने वाला। जिसके बाद चालाकी से ये आदमी सिर्फ एक हथियार अपने घर से निकालता है और सामने की तरफ फेंक देता है। कुछ सोल्जर घर की तलाशी के लिए आगे आते हैं जहाँ उसने एक सोल्जर को गोली मार दी और उसी वक्त जनरल टॉम भी उसे उड़ा देता है। हमें फाइनली जनरल मोनरो को दिखाया जाता है जिसका हाथ इन सभी बुरे कामों में था। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है रेचल जो कि बेन की वाइफ है वो मरी नहीं है। जनरल मोनरो रेचल को ये बताता है कि बेन अब इस दुनिया में नहीं रहा और रेचल को इसका बहुत दुख होता है। इधर हम देखते हैं कि माइल्स और चार्ली नोरा के पास पहुंच चुके हैं जहाँ नोरा और कई लोग मोनरो रिपब्लिक के कैद में थी। अब माइल्स एक प्लान बनाता है जहाँ अंधेरा होने पे चार्ली डिस्ट्रक्शन पैदा करती है जिसकी वजह से सारे गार्ड्स का ध्यान उस ओर भटक जाता है। जहाँ माइल्स अंधेरे में चुपके से नोरा के पास आता है और नोरा को छुड़ा ले जाता है। हालांकि नोरा आजाद हो जाती है लेकिन नोरा बताती है कि मैं जानबूझ के इनके कैद में गई थी ताकि मुझे वो हथियार मिल सके। अगर तुम्हें पता नहीं तो इनके पास ढेर सारे हथियार है जिन्हें मैं कुछ दिनों बाद चुराने वाली थी। माइल्स बोलता है कि फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि डेनी जो कि चार्ली का भाई है उसका जान खतरे में है। हालांकि नोरा इस काम के लिए मान जाती है लेकिन नोरा की एक शर्त थी। असल में वो शर्त ये थी कि उसे स्नैपर चाहिए थी। नोरा बोलती है अगर तो वो स्नैपर मुझे ला के देते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद ये लोग एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं और नोरा कुछ हथियारें भी बना लेती है। अब चार्ली एक खोए हुए इंसान के रूप में उन गार्ड्स के पास जाती है। इसके बाद चार्ली जल्दी से उस हथियार पकड़े हुए गार्ड्स को मार देती है। अब बाकी गार्ड्स कुछ कर पाते उससे पहले माइल्स और नोरा आके उन्हें भी मार डालते हैं। अब सारे लोग आजाद हो चुके हैं और नोरा को भी उसकी स्नाइपर मिल चुकी है। इधर ग्रीस जहाँ कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रही होती है अचानक कोई उसके घर में आता है और ग्रीस को जान से मार डालता है और उस आदमी के गले में भी सेम वही लॉकेट होता है। अब इस घटना के कुछ देर बाद मैगी और आरन भी यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वे लोग देखते हैं कि इस घर में एक भी आदमी नहीं है। आरन जिसे कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज थी वो बोलता है कि ये कंप्यूटर अभी अभी यूज हुई है, मतलब यहाँ पर बिजली थी। जिसके बाद आरन को हॉल में सेम वही लॉकेट दिखाई देती है जो ग्लो कर रही होती है और पास ही रखे हेडफोन में गाने भी बजने लगते हैं। मैगी का कई साल पुराना बंद आईफोन भी चालू हो जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और ये वेब सीरीज तुम लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट लाना चाहिए या नहीं ये भी कमेंट करके बताना।